हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम प्रेजेंट हैं क्लास 10 की हिस्ट्री की बुक को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही क्लास 10 की हिस्ट्री जिसका नाम है इतिहास की दुनिया भाग 2। यहाँ पर जो भाग 1 है वो क्लास 9 की बुक है। तो आज हम इसमें जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में बाकी डिटेल से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हम उस पर चलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर देना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नीचे दी गई प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का क्या करें, चिन्ह लगाएं। ठीक है। तो पहला है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप यानी ग में है। कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा जो है ब्रूवो वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी दल से था। ठीक है। उसके बाद कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के जो विरुद्ध था वो था ऑस्ट्रिया। वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। ठीक है। उसके बाद यह काउंट काबो को विक्टर इमैनुअल जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैरिबाल्डो था, पेशे से क्या था। पेशे से वो नाविक था, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में उसकी क्या है एक महत्वपूर्ण योगदान था। कहता है जर्मन राज्य का जो निर्माण था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यह था क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जालवेरिन जो संस्था थी वो किसकी संस्था थी। वो जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी जालवेरिन। कहता रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। कहता है फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वो घ नंबर 1871 में हुई थी। इसके बाद कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो वो था यहाँ पे यूनान। ठीक है। यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो साहित्य था वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत था। इसके बाद कहता है 1829 में एड्रियानोपल की संधि जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी तुर्की में यानी क नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरें। कहता है खाली स्थान के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन के दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो ये हुआ था यानी सेडॉन के युद्ध में क्या है कि इस युद्ध के कारण क्या हुआ कि एक यूरोपीय शक्ति का क्या हुआ पतन हुआ। तो दूसरी महाशक्ति जो जर्मनी हुई वो उसका क्या हुआ जन्म हुआ। कहता है सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेडोवा का जो युद्ध था वो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था। किसके बीच, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। कहता 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में किसका। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या है मेटरनिख युग का क्या हुआ अंत हुआ। ठीक है। कहता है वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे पोप रहते थे इटली के एकीकरण से क्या रहा बचा रहा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने बाद बावेरिया का शासक जो था वो ओटो को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, ओटो को बनाया गया था। बुक में बहुत कम जगह यहाँ पर दिया हुआ है। हंगरी की जो राजधानी है वो बूडापेस्ट है। क्या है, बूडापेस्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 3 प्रश्न हैं। कहता है समूह का मिलान कीजिए। मेजनी जो था उसका जो योगदान वो इटली से था। ठीक है। हीगल क्या है वो जी, हीगल जो था वो एक दार्शनिक था। फिर कहता है बिस्मार्क का संबंध किया वो जर्मन चांसलर था। विक्टर इमैनुअल था वो राजनीतिक था। ठीक है। ये था समूह 1 का। फिर समूह बी का देखिए तो कहता है वियना सम्मेलन जो है वो 1815 यानी 1815 में हुआ था। मेटरनिख का पतन जो है वो 1848 में हुआ था। फिर कहता है इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद ये देखें तीसरा तो कहता कोसुत का संबंध किससे हुआ। तो ये था हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपल की संधि अभी हमने पढ़ा 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता कब, यूनान जो स्वतंत्र हुआ 1832 में। अब पोलैंड का जो आंदोलन था वो 1863 में हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
आइए अब इसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कहता है 20 शब्दों में उत्तर दें। मिनिमम 20 शब्दों में क्या करना है, इसको आपको उत्तर देना है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। पहला है राष्ट्रवाद क्या है, मेजनी कौन था, तीसरा है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, मेटरनिख क्या, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें से मेजनी कौन था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेटरनिख युग नहीं बल्कि ये जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पर्पस से आपको आएंगे। तो इसको क्या करते हैं, आइए हम लोग इसका क्या सॉल्यूशन करते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है कि राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या है, एकता का क्या है, वाहक बनती है, वाहक नहीं। और ये देखिए ये जो उत्तर है ये हमने आप ही के बुक, देखिए ये आपका बुक है, इसी के हमने जो पहला चैप्टर है और इसका जो फर्स्ट लाइन है वही से इसका उत्तर लिया। देखिए है ना यहाँ पर दिया हुआ कि राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या एकता का वाहक बनती है। तो यहाँ से यहाँ का जो उत्तर है ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है, जो कि प्रश्न था हमारा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो ये जो सारे प्रश्न के उत्तर हैं आप ही के बुक से हैं, बस आपको क्या है थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे और थोड़े से आपको क्या है खुद का आइडिया भी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ चाहे तो कुछ और भी आप लाइन अप जोड़ सकते हैं, लेकिन कहता है कि मिनिमम जो है वो 20 वर्ड होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तो 20 वर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखिए 21 22, यानी हमने क्या है 22 वर्ड। उसके अलावा क्या है कि है का ये सब क्या है वर्ड नहीं है, ये सब क्या है सिर्फ अक्षर है। इसको वर्ड के रूप में आपने कम से कम क्या है 20 वर्ड में, आपको ऐसा नहीं कि ज़्यादा ज़्यादा 50 वर्ड में भी लिखेगा तो बोर्ड में आपके नंबर्स क्या है काट ले जाते हैं। तो इसीलिए जितना वर्ड कहा जाए आपको लगभग उसी के अनुरूप क्या है शब्दों को बैठा के क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है मेजनी कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मेजनी कौन था। तो इसके लिए हमने लिखा है कि मेजनी जो था वो साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ठीक है, मेजनी कौन था, मेजनी था साहित्यकार भी था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। इसके साथ ही वह यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था का क्या था, संस्थापक भी था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मेजनी कौन था, मेजनी जो साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और क्या था, योग्य सेनापति था। इसके साथ क्या था, वह यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था क्या है, संस्थापक था। उसका जो योगदान था मतलब क्या है कि समय समय पर आंदोलन करना ताकि इटली क्या है, इटली का एकीकरण हो सके, इटली क्या है सभी लोगों से आज़ाद हो सके। तो इसी कारण क्या है कि मेजनी का क्या था, वहाँ एक अहम योगदान था। ठीक है, अब आइए इसी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि जर्मनी क्या था, पूरी तरह से विखंडित राज्य था। ठीक है, उस समय जो जर्मनी था काफ़ी ज़्यादा विखंडित का कारण क्या था कि वह कम से कम छोटे छोटे 300 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। पता है आपको कि हमारा जो भारत था वो भी पहले छोटे छोटे देशों में बटा था, यानी हर जैसे भी राज्य है वो राज्य ने उस समय देश कहलाते। उसी समय क्या था कि जर्मनी जो था वो पूर्णतः विखंडित था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। ठीक है, उसमें क्या था, उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं थी मौजूद थी। वहाँ क्या था, प्रसा सबसे क्या था, शक्तिशाली राज्य था और अपना प्रभाव क्या था, बनाए हुए था। इसमें क्या था, जर्मन की भावना का, इसमें क्या था, उनमें क्या था, जर्मन राष्ट्रवाद की क्या था, भावना का क्या था, अभाव था, यानी कमी था, जिसके कारण क्या है कि जर्मनी एकीकरण का मुद्दा क्या उनके समक्ष नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें क्या था कि जर्मनी क्या था, याद कैसे रखेंगे कि 3-4 टॉपिक है इसमें याद रखना। पर जर्मनी था बहुत विखंडित था, 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उनमें क्या था, राष्ट्रवाद का अभाव था। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि उसमें क्या था, सामाजिक, धार्मिक, राजनीति क्या है, इनकी मौजूदगी यानी विषमताएँ बहुत ज़्यादा मौजूद था। उसके बाद क्या था कि उनके बीच जो था राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या उनके समक्ष था ही नहीं। इसी कारण क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की यही सारी क्या थी बाधा। आप चाहे तो पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या इस प्रकार जैसे हमने लिखा आप उसी पर क्या है लिख सकते हैं। यदि आप उसकी पीडीएफ चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो क्या है
टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है, आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10। वहाँ पर आपको क्या है इसके जो ये PDF, वहाँ पे जाके आप क्या है कि इसका पूरा PDF मिल जाएगा। और इसके अलावा क्या है कि आपको वहाँ संस्कृत की PDF जो कि हमारे चैनल पर अपलोड होती है वीडियो, संस्कृत की PDF, साथ में साथ बायोलॉजी मैथ्स की PDF आपको क्या है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जाइए चेकआउट कीजिए। और अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम रिलेवेंट वीडियो हम क्या है अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। चलो इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या था, तो बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखिए है क्या कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी जो शक्तिशाली शक्तिशाली ऑस्ट्रिया थी, की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में क्या हुआ, एकत्रित हुई। यानी क्या नेपोलियन का पतन जैसे ही हो गया, यूरोप की जितनी भी जीती हुई यानी शक्तिशाली राज्य थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी भी उस समय वियना थी, तो वियना में क्या हुए, एकत्रित हुए कब, 1815 ईस्वी में, जिनका उद्देश्य था यानी यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने क्या किया था, अस्त व्यस्त कर दिया था। 1815 ईस्वी में एकत्रित वियना कांग्रेस का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के क्या था, चांसलर उस समय जो मेटरनिख थे उन्होंने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। 1815 से 1800 ईस्वी तक के काल को यूरोप में क्या मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के 4 का उत्तर। बहुत ही क्या है, चारों क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जाकर उसको क्या है याद कर लीजिए, और उसके बाद क्या है कि आपके एग्जाम में क्या है आने के चांसेस क्या है उसको काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।